बिहार दर्शन परिषद के 41वें वार्षिक अधिवेशन में सहभागी होने में मैं प्रसन्नता ही नहीं, कृतज्ञता का भी अनुभव कर रहा हूँ। और इस अधिवेशन का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ भारत के सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त दार्शनिक उपस्थित हैं, जो अपने इस ज्ञान यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे, जिससे दर्शन जगत लाभान्वित होगा, लेकिन सारा राष्ट्र और मानवता भी लाभान्वित हो, यह एक आकांक्षा मेरे मन में है। बिहार की भूमि दार्शनिक दृष्टि से उर्वर रही है। प्राचीन काल में भी भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या न्याय दर्शन का यहाँ पे नव न्याय का यहाँ पर सृजन हुआ है। वर्तमान काल में भी हमारे प्रथम राष्ट्रपति और जयप्रकाश नारायण जी ने राष्ट्र की सेवा में एक अतुलनीय योगदान दिया है। दर्शन के क्षेत्र में भी यहाँ पे अच्छे प्राचार्य रहे हैं, तो उसी क्रम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये दार्शनिक चिंतन की धारा है यहाँ सतत प्रवाहित होती रहे। आप लोगों ने चर्चा का जो विषय चयन किया है वो सुविचारित है, समीचीन है और समसामयिक है। गांधी जी का परिप्रेक्ष्य तो आपने रखा है, क्योंकि हम उनका 150वें वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन जो दृष्टि आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत की है वह समग्रतावादी, जो कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन का एक वैशिष्ट्य है। और सत्ता के प्रति, जीवन के प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए वह समग्रता की हो और स्वस्थ होने की हो, स्वस्थित होने की हो। सत्ता तो मूल रूप में स्वस्थित है, लेकिन हम प्रायः स्वस्थित नहीं हो पाते हैं, तो हम कैसे स्वस्थित हों, और स्वस्थित जो होना वह समग्र रूप में होना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह देह, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा सब में समाहित है। तो स्वस्थ होना सबके लिए, सभी पक्षों के लिए एक आवश्यकता है। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण साधन है वह है शुचिता, बाह्य शुचिता और आंतरिक शुचिता। हमारे यहाँ पर इसीलिए शौच को बहुत ही महत्व का स्थान दिया गया है। हमारा मन स्वस्थ रहे और शुभ संकल्प वाला हो, यह हमारी कामना रही है। हमारी बुद्धि जो है वह भी प्रखर होने के साथ साथ वह हमको सन्मार्ग की ओर ले जाए, ऐसी भी कामना हमारे यहाँ रही है। तो उसी को आधार बना करके शिक्षा का हम आगे लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा जो है वह मानव के जीवन को समुन्नत करे और प्रेयस और श्रेयस दोनों की प्राप्ति में सहायक हो, यह हमारा लक्ष्य रहा है। उसी की पूर्ति के लिए आज यहाँ पर आप लोग चर्चा करेंगे 3 दिनों के इस अवसर पर। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जो चिंतन है
वह हमें सही दिशा प्रदान कर पाएगा। यहाँ का जो विषय है वह होलिस्टिक हेल्थ के रूप में है। तो यह जो है हेल्थ, यह हमको खाली पाश्चात्य दृष्टि से नहीं देखना है, इसको हमें भारतीय दृष्टि से देखना पड़ेगा, तभी हमारा चिंतन जो है वह स्वस्थ होगा। और उसमें हम अपेक्षा करेंगे कि सारा जो हमारा जीवन का पक्ष है, सभी पक्षों में स्वस्थता आए और उसके लिए शुचिता का हम एक साधन के रूप में ग्रहण करें। समय बहुत अधिक हो गया है, विद्वानों ने इस विषय पर प्रकाश डाला है, मैं बहुत अधिक इसमें कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा। और ख़ास करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर दर्शन के अध्यापक उपस्थित हैं, छात्र छात्राएँ भी उपस्थित हैं, युवा पीढ़ी जो है उसी के ऊपर हमारा जो है काफ़ी वो भार रहता है कि वही जो है आगे जाकर के दार्शनिक चिंतन को आगे बढ़ाते रहेंगे और वह स्वस्थ चिंतन की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। will give his address now. मंच के पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, उनका समय बचाने के लिए केवल मैं सबों को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ कि वो बहुत दूर से भी जो खास करके हमारे अतिथि हैं, डॉक्टर भट्ट साहब, शुक्ल जी, सभाजीत मिश्रा जी, हमारे और भी भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष, ये सब लोग बाहर से आए हैं। तो हम तो मानते हैं कि आपने कष्ट उठाया, इससे हमारा ये अधिवेशन प्रतिष्ठित हो गया और उसको एक शक्ति मिली है। जो यहाँ के लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी उम्र इतनी हो गई है कि सोच मैं नहीं सकता हूँ कि आप लोगों के क्रम में आप लोगों की जो धारा है वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। एक चीज़ थोड़ी सी लगती है कि जब मैं बच्चे क्लास का विद्यार्थी था, आज से 93 वर्ष पहले या 90 वर्ष पहले, तो उस समय स्वास्थ्य शिक्षा का एक अंग था और मुझे याद है कि स्वास्थ्य एक सब्जेक्ट होता था पढ़ने के लिए और इसके बाद शिक्षक महोदय देखते थे कि तुम्हारी नाखून तो बढ़ी हुई नहीं है, तुम्हारा दांत तो साफ नहीं है, तो उसको समाप्त कर दिया गया। ये मूर्खता की पराकाष्ठा, मैं ऐसा कहता हूँ। जो शिक्षा के लोग हैं उनको शिक्षा, ये स्वास्थ्य को शिक्षा का अंग मानना चाहिए, लेकिन शिक्षा ही तो आज ऐसी स्थिति में है कि जिसमें न दिशा है और न उसकी स्वस्थ दशा। ऐसी स्थिति में हमारा देश, देखिए जिस समय तक्षशिला, विक्रमशिला और ये और भी जो सब जो थे, नालंदा, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे तो हमारा देश ऊंचा था। आज हमारी शिक्षा की स्थिति खराब है, इसलिए हमारी भी स्थिति खराब है। तो इसीलिए शिक्षा को जिस तरह से बनाया गया है सोच करके, सोचिए ये घोषणा कितनी सुंदर कर रही थी, लेकिन नहीं, अगर वो हिंदी में करती तो शायद हम लोगों को उनकी तरह बोलने का अभ्यास हो जाता। लेकिन अंग्रेजी में भी कही
तो किस कुशलता के साथ कही। तो शिक्षा को हम मान लेते हैं कि केवल पढ़ने पढ़ाने की चीज़ है। यही कारण है कि देश 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज केवल शिक्षा का ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में गिरावट आई। 61%, कहीं कहीं 69% लोग भ्रष्ट हैं इस देश में। ये देश की तस्वीर है और मैं यह कोई गर्व से नहीं कह रहा, हृदय का जो कष्ट है अंतरतम का, उसके लिए कह रहा हूँ। इसीलिए हमको लगता है कि शिक्षा पर क्या किया है। शिक्षा पर केवल 2.5% खर्च हो रहा है सरकार का, 2.5% केवल। सेना पर होना चाहिए, ठीक है, सेना पर, पुलिस पर, ये सब पर 16%। ये शिक्षा की दुर्गति, यानी शिक्षा को कितना, कौन जो फर्स्ट ग्रेड जाता है वो IAS IPS में चला जाता है, सेकंड ग्रेड PCS में, डिप्टी मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, जो थर्ड ग्रेड है वो प्रोफेसर होता है। तो हम 4th ग्रेड पैदा करते हैं। इसीलिए, और उस समय क्या था, ब्राह्मणों अस्य मुखन्मासी बाहुराजन्य कृता तत्तुरु वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ये 4 वर्ण है, और 4 वर्ण में ब्राह्मण नहीं कि वो आप ये हमारे रजनीश जी ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण हैं, ये सब बात नहीं। ब्राह्मण का मतलब था शिक्षक, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। आपने अभी सुना डॉक्टर भगवान दास का, मैं उनसे मिला हूं। डॉक्टर भगवान दास जब जीवित थे, प्रथम भारत रत्न मिला था, दूसरे उन्हीं को मिला था पब्लिक लाइफ, डॉक्टर भगवान दास। उन्होंने मनुस्मृति का जो वर्णन किया है कि इट इज ए सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। ये चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम वयम्। तो 4 वर्णों की सृष्टि की गई है, वर्ण के, ये ऑक्युपेशन के आधार पर। यहाँ हम नहीं शिक्षा करते, इसीलिए शिक्षा का प्रारंभ कैसे हो इसको सोचना चाहिए। ये शिक्षा नहीं है, ये रोजगार के लिए एक तारपत्र है। इसीलिए शिक्षा के विषय में बहुत चूंकि कहा गया है अच्छी तरह से, शिक्षा का उद्देश्य है एक पूर्ण व्यक्ति बनाना, एक पूरा इंसान बनाना, एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना है, एक संपूर्ण समग्र व्यक्तित्व का निर्माण जो है वही शिक्षा है। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा मस्तिष्क भी रहे अच्छा, और हमारा हृदय भी रहे जो गैंग रेप को बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए सोचना होगा। आज देखिए शिक्षा के विषय में नेपोलियन ने कहा था कि एक बहन को, एक माता को शिक्षित करने से वो ज़्यादा ये है कि 16 मर्दों को शिक्षित नहीं करके एक माता को शिक्षित कीजिए तो वो परिवार कभी अशिक्षित नहीं रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, अब इतने लोग हम लोग मंच पर हैं और महिला दर्शन परिषद की जो संयोजिका हैं हमारी बहन, उनको यहाँ रहना चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने कितना संगठन किया। तो मातृशक्ति का शुरू से अगर आप लीजिए तो देखिए, जो कहते हैं तो याज्ञवल्क्य के साथ अभी तो मैंने बच्चियों से पूछा कि मैत्रेयी का नाम जानती तो नहीं है। अब मैत्रेयी ने तो सबको चुप कर दिया। आप जानते ही हैं कि याज्ञवल्क्य जब जा रहे थे अपने संन्यास आश्रम में तो अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों के बांट देना चाहते थे, लेकिन मैत्रेयी ने पूछा
कि क्या इससे हमको सुख और शांति मिलेगी? तो कहा इसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो उन्होंने कहा ये ना हम ना अमृता श्याम किम हम तेन तुर्याम, जो लेकर मुझे शांति और सुख नहीं मिलेगा वो लेकर मैं क्या करूँगी। नचिकेता भी जो गए यमराज, जो उनके पास आए तो क्या किया, क्या मांगा और क्या दिया? तो हम तो दोनों में जो प्रेम और श्रेय में अंतर नहीं जानते। तो असल तो हमने शिक्षा को समझ लिया केवल कुछ डिग्री हासिल करना। ये शिक्षा के साथ आप जानते हैं मैं ज़्यादा शिक्षा पर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ये अशिक्षा है कि हम आपको रोके जाए। ये लेकिन ये सोचना है कि आज भारत की ये दुर्दशा का मूल कारण शिक्षा का पराभव, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि शिक्षा तो वो है, सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान कर सकती है वो शिक्षा करती है। तो विद्या, और बिहार यूनिवर्सिटी का भी मोटो क्या है, नास्ति विद्या समम चक्षु। तो ये देखिए शिक्षा को हम लोगों ने समझा नहीं, इसीलिए गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने रजनीश जी तो वो वहाँ सुन चुके हैं, उनको लगेगा कि दोबारा कह रहे हैं, लेकिन करें क्या, दूसरा कोई बोल सोच ही नहीं सकते कि उसका दूसरा विकल्प क्या हो। वो वहाँ पर 1937 में ही गांधी जी ने, यहाँ के जो पहले गवर्नर थे और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और मेघनाथ साहा और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, आर्य नायकम, आशा नारिकम, और कहा कि शिक्षा को, क्या शिक्षा होगी, देश तो आज़ाद होगा। गांधी का कहना था कि देश तो आज़ाद होगा ही, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमारी शिक्षा का क्या? और शिक्षा कैसी हो, आप जानते हैं 1835 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में वो लॉर्ड मैकाले ने जब हिंदुस्तान का, देखिए आपको लगेगा कि कौन मेघास्ती बोल रहा है, कि ईट सिंह बोल रहा है, कि वेंसन बोल रहा है। वो कहते हैं लॉर्ड मैकाले, यहाँ तो कोई झूठ नहीं बोलता, कोई किसी की गाली नहीं देता है, कोई किसी की चोरी नहीं करता। ऐसी संस्कृति का जब तक सत्यानाश नहीं करेगा, हमारी गुलामी, हमारे इंपीरियलिज्म नहीं चलेगा। और इसीलिए उसने शिक्षा का एक विद्रूप रखा हमारे देश में, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, 3 आर, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, बस 3। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी खोला, लेकिन वहाँ टीचिंग नहीं करने दिया। सर आशुतोष वाज द फर्स्ट, वो सब पहले थे वाइस चांसलर जिन्होंने टीचिंग पढ़ाना शुरू किया, नहीं तो केवल एग्जामिनिंग बॉडी थी। तो शिक्षा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चरित्र को समाप्त किया गया है, ये हम नहीं जानते। और इसीलिए उन्होंने बुनियाद से शिक्षा का क्या, कि कैसे शरीर स्वस्थ हो, मन से खुला हुआ हो, और हमारे हृदय में भी करुणा और भक्ति भावना रहे, ये तीनों फुल। इसीलिए कह देते हैं स्वामी विवेकानंद, वो क्या कहते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण। गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ये तीनों, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा सब जोड़ दीजिए तो शिक्षा को केवल हम पढ़ने पढ़ाने का, और वो भी शिक्षा कैसी, 10 द्रोणाचार्य से खराब ढंग से। द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया, वो गलत बात है, और इसीलिए वो तो छोड़ दीजिए, वो गुरु तुल्य को बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब वो चल नहीं सकता। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया और काम, उसको तो हम भूल, उन्होंने जीवन दे दिया। इसीलिए मेरा इतना निवेदन है कि शिक्षा को समग्रता में सोचें
और समाज के लिए। यही हमारे यहाँ बिहार में एक एजुकेशन कमीशन बना। एजुकेशन कमीशन तो हिंदुस्तान में जितना बना है उतना कहीं दुनिया के देश में नहीं बना। फर्स्ट राधा कृष्णन का कमीशन था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, यूनिवर्सिटी कमीशन केवल यूनिवर्सिटी तक। मुदालियर का था सेकेंडरी एजुकेशन का, कुठारी का था फुल ड्रेस, और उसी तरह से बहुत आचार्य राममूर्ति और कितने कितने आए। हमारे कहने का है कि आज शिक्षा कितने तरह का हो गया है। देश में ये विषमता एक तो जाति प्रथा ने लाया। जाति प्रथा न तो वेद का अंग है और न उपनिषद का अंग है और न गीता का अंग है। जाति प्रथा, वर्ण अलग है, जीता और जाति अलग है। तो ये तो असमान शिक्षा। तो यहाँ हुआ है कॉमन स्कूल सिस्टम, यहाँ बिहार में लागू किया, लेकिन लागू नहीं किया। सब चीज लागू हो जाएगा, लेकिन शिक्षक के नाम पर दया और करुणा भी नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि शिक्षा के विषय में आप सोच ले पूरा कि क्या शिक्षा किसको कहते हैं। तो लेकिन शिक्षा के विषय में ही जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य। मैंने आपसे कहा कि हमारे समय में धर्म शिक्षा भी चलती थी और स्वास्थ्य भी चलता था। तो स्वास्थ्य नहीं, तो स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा, पहला सुख निरोगी काया। अभी तो जानते हैं हमारा इसीलिए अंत में रखा जाता है कि हम बेशी बोलते हैं, इसीलिए। लेकिन 2 घंटे तक भी बुलाते रहिए, हम बोलते रहिए, लेकिन वैसा नहीं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा का स्वरूप बदलना हो। और आज देखिए ना, ये शिक्षा का विधान जो होता है वो भी अगर आप देखेंगे, जो मेरिया मोंटेसरी, उन्होंने कहा लर्निंग बाय डूइंग। गांधी ने क्या कहा कि उद्योग के माध्यम से शिक्षा। उद्योग के माध्यम से शिक्षा कैसे होगी? तो इसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन कहते हैं कि अगर आप तकली से कैसे केमिस्ट्री बता सकते, बताइए। हाँ है, तकली में है, नीचे में पीतल का होता है और ऊपर में लोहे का होता है। तो कहेंगे लोहा बच्चे को, अगर रहे दिमाग तब नहीं उसको कैसे कोरिलेशन बैठाए। तो लोहा कहाँ से आए? तो ये कहाँ से आए? तो बताया कि आयरन ओर से, जमशेदपुर के उधर से हम लाए आयरन ओर, और इसको पिघलाया गया है, तब ये लोहा बना। ये केमिस्ट्री कहिए कैसे हो सकता है? तो पीतल कैसे? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सब कैसे कैसे जोड़ते हैं? तो इसीलिए ऐसा जो शिक्षा होता है। और चाइना में जब नई क्रांति हुई, लाल क्रांति, तो माओ से तुंग ने सभी देश के सारे शिक्षा को बंद किया, और 6 महीने तक के बाद जब लाया तो हाफ 4 घंटे पढ़ो और 4 घंटे काम करो। लेकिन गांधी कि काम के द्वारा शिक्षण हो, काम अलग और शिक्षा अलग, ये नहीं। ऐसा कि हम काम के द्वारा आचरण सिखा सकें, हम काम के द्वारा जीविका को। आज की शिक्षा में न तो जीवन है और न जीविका की गारंटी। इसीलिए मित्रों, अगर शिक्षा दुरुस्त हो जाए तो स्वास्थ्य वगैरह की शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। शिक्षा अगर दुरुस्त हो जाए तो स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य जानते, पहला सुख निरोगी काया, तुलसी धन धाम शरीर। स्वस्थ अगर शरीर नहीं है तो आपका धन संपत्ति सब बेकार। इसीलिए आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने भी कहा था, एजुकेशन पर जोर दिया। इट इज एजुकेशन दैट फॉर्म्स द कॉमन माइंड, जस्ट एज द ट्री इज बेंट द ट्रीज इंक्लाइन। तो हम तो जानते, उसको शिक्षा स्वास्थ्य का बताया नहीं, तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा? तो रामदेव बाबा के केवल
ये आसन और प्राणायाम तो देखते हैं, हम तो सवेरे उठ करके अपना आसन करके आते, तो इसीलिए उनको बताना पड़ेगा। इसीलिए आपको शायद न मालूम हो आप लोगों को कि साबरमती आश्रम जो गांधी जी का अहमदाबाद में है, वहाँ पर उन्होंने उस समय आज़ादी के 30 वर्ष पहले सफाई विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर भाई पटेल उसके इंचार्ज थे। तो सफाई विद्यालय है नहीं, तो हम जैसे तैसे करते, तो हमारा घर, हमारी शिक्षा में स्वास्थ्य रहे तब होगा। और जो स्वच्छता की बात आप लोगों ने बहुत कह दी है कि जब अंतर शुद्धि तब बहिर्शुद्धि। अंतर में तो बहुत सा घृणा, विद्वेष ये सब रहेगा, तो बाहर में वो हिंसा के रूप में प्रकट हो। इसीलिए जो शुद्धि की बात कहते हैं वो अंतर शुद्धि की बात कहते हैं। अंतर शुद्धि से ही बहिर्शुद्धि हो सकता है। केवल बाहर में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ये करने से वो नहीं हो सकता है। मैंने आपका बहुत समय लिया, लेना तो बहुत था, लेकिन ये कितना बड़ा अन्याय होता। राजकुमारी बहन को हमारी आज्ञा है और मेरी प्रार्थना भी है कि यहाँ पर आवे और यहाँ पर वो महिला दर्शन परिषद की संयोजिका है और एक महिला होके उन्होंने खड़ा किया है राष्ट्र के स्तर पर। ये बहुत उसको मदद दी है हमारे रजनीश जी ने, और हम तो कहेंगे कि 50% तो कम से कम दीजिए हिसाब से। तो मैंने आपका बहुत समय लिया है, अगर समय रहता तो मैं आपसे प्रश्न पूछता, प्रश्न पूछता और आपके प्रश्नों को उत्तर देता। अभी तो 2 दिन है, अगर समय हो तो हम अलग से छोटी सी गोष्ठी में आपके प्रश्न हों और उसका उत्तर दें। और अभी तो हम इतने कहेंगे कि आप आने वाले चुनाव में ये कहिए कि कम से कम 10% शिक्षा पर दे। मैं जब पार्लियामेंट के शिक्षा सलाहकार समिति में था तो मैंने उस समय 3.5% था, तो मैंने एक प्रस्ताव लिखा कि 10% राष्ट्रीय आमदनी का शिक्षा पर हो। शिक्षा अगर सुधर जाएगी तो राष्ट्र सुधर जाएगा, ये मैंने लिखा था और उसमें सबसे दस्तखत भी करा दिया था। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा ये सब देखिए ठीक नहीं होता है, तो हमने कहा कि हमारा तो काम है, हम करेंगे, आप रिजेक्ट कर दीजिए। इसलिए हम लोगों को भी जागृत होना, हमको विश्वास है कि इस देश में 40% नौजवान और 1 करोड़ करीब प्राइवेट और सरकारी शिक्षक हैं। अगर ये जग जाएंगे तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा कहाँ